जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। आज मेरे चैनल पर दोनों मेरे खास मेहमान एक साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अभिषेक तिवारी जी और अविनाश सिंह जी का धन्यवाद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक के मतलब बीजेपी ने एकदम से दो स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से रमन सिंह को इग्नोर करके दूसरे जो हमारे साहू जी हैं उनको लेके आए, और जिस तरीके से इतनी बड़ी पर्सनालिटी और इतनी बड़ी जीतने वाले जो हमारे चौहान साहब हैं उनको हटाकर एक तरीके से साइड लाइन करके या कहीं कुछ भी जो यादव जी हैं उनको बुलाया गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और राजस्थान की भी पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई इसी तरीके की पर्सनैलिटी जो है राजस्थान के सीएम कुर्सी के ऊपर बैठने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संघ वर्सेस बीजेपी है, या कोई लंबी ऐसी प्लानिंग है कि भैया अब ये सत्ता जो है ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगी और इस माइंडसेट से चलेगी, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो अभिषेक जी, आपसे अगर तैयारी करें एक मतलब एक जैसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क कि असलियत में हो क्या रहा है सर। देखिए, बीजेपी के इस मूव को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जब राम आंदोलन चल रहा था तो जो बीजेपी के टॉप नॉच लीडर थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और वाजपेयी जी, लेकिन उसके बाद सेकंड जनरेशन लीडरशिप तैयारी करनी थी। तो कौन आया? उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, उसके बाद उसके साथ बाद नहीं, उसके साथ पैरेलल में सुषमा स्वराज जी की एंट्री हुई। उसके बाद राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर। आप देखेंगे ये संघ के बैकग्राउंड के रहे, रीढ़ की हड्डी बने। एक ने हीरोइन का पूरा व्यापार गोवा से समाप्त कर दिया, एक अध्यक्ष बने, एक कानूनी मसले के बजट और इवन वित्त मंत्रालय में बहुत ध्यान रखते थे, और एक चूंकि रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत अच्छी थी सुषमा स्वराज जी, विपक्ष की नेत्री भी नहीं, तो बाद में जो है उनको विदेश मंत्रालय मिला। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप व्यक्तिवाद की जब पूजा नहीं करते तब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। अब आप देखिए 18 साल स्टेट में रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर ये विक्ट्री नेक टू नेक मिलती ना 120 122 सीट की होती मध्य प्रदेश में, तब शिवराज सिंह चौहान ही चीफ मिनिस्टर रहते। लेकिन चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई कि अब अनिवार्य हो गया है संघ के लिए कि वो उनको सेंट्रल बीजेपी की तरफ भेजे, स्टेट से बाहर निकले, क्योंकि कितने दिनों तक एक मोह पास में बंधे रहेंगे। 18 साल आपने सत्ता चलाई है, बहुत अच्छी लंबी लकीर खींची है, अब आगे के जनरेशन को वो भी मोहन यादव जो आए हैं उसका कारण मैं बताऊंगा आगे, जब आगे वो प्रश्न होगा, लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। जेपी नड्डा का समय समाप्त होने वाला है। आप बताइए कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त प्रेसिडेंट जो बन सके उस तरह का, देखिए ये शिवराज सिंह चौहान जी का रिटायरमेंट नहीं है 64 साल की उम्र में। अब उनकी सेकेंड इनिंग और बड़ी महत्वपूर्ण पारी शुरू होने जा रही है जो भारत के भविष्य में उनका नाम लिखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बात और बहुत दायित्व के साथ कह रहा हूं। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से विक्ट्री दिलाई ना, वो एकदम से संघ के नागपुर के आंखों में आ गए। बोले कि बाप रे बाप, इसकी कैपेबिलिटी कितनी अधिक है, हम क्यों स्टेट तक सीमित रखे। जब आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो आपको दायित्व अधिक मिलने लगेगा, आप सिर्फ स्टेट तक नहीं सीमित रखेंगे। इसी वजह से जो लोग कांग्रेसी खुश हो रहे हैं ना, प्रसन्न हो रहे हैं ना, कि भाई देखो हंसते हंसते वो जो कह रहे कि अब मध्य प्रदेश में बड़ा ब्लंडर हो गया, अब बीजेपी समाप्त हो जाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस जाएगी, यही छल प्रपंच आप देखेंगे पिछले 20 साल से इस मीडिया हाउस का। वो बिल्कुल बीजेपी के लिए सेम पैटर्न पे है। वो आडवाणी जी के लिए ऐसे रोएगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उस वक्त कहता था आडवाणी जी के संदर्भ में, फिर वो अरुण जेटली जी जब बीच में हाशिए पे गए थे तो उनके लिए बोलने लगा था। ये इनका छल प्रपंच का कारण है। मतलब बहुत ये इस मामले में बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई संघ ऐसी राजनीति क्यों करता, पर संघ व्यक्तिवाद की पूजा नहीं करता, वो टैलेंट को पहचानता, उसके हिसाब से उनको दायित्व देता है। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जिस चौराहे पे खड़े हैं, उनके लिए जो सीढ़ी जाती है अब यहां से वो शिखर की तरफ जाती है, डेड एंड की तरफ नहीं जाती है। जी अविनाश जी, इसी टॉपिक के ऊपर आपसे दो शब्द के आप इसका इंट्रोडक्टरी की, जिस तरीके से संघ इस टाइम पर, जैसे सर ने बताया, संघ इस टाइम पर अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि मुझे मोहन भागवत जी का एक बयान याद आता है, उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे पास एक नहीं सैकड़ों मोदी हैं, जब जब जरूरत पड़ेगी हम उन्हें
आगे लेकर आएंगे। तो सर आपका इस मामले में क्या कहना है सर? सभी दर्शकों को नमस्कार सर। सर देखिए, अभिषेक भाई ने ऑर्गेनाइजेशनल जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, संघ को एक बहुत छोटा सा 2-4 लाइन में आपको बताता हूँ। संघ में व्यक्तिवाद की जो जहां तक बात है वहीं से शुरू करता हूँ। संघ में कोई गुरु नहीं होता, संघ में झंडा गुरु होता है। जो संघ का झंडा है वो गुरु है, क्योंकि व्यक्ति में दोष आ सकता है, झंडे में दोष नहीं आएगा। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति ह्यूमन है, उसमें आ सकती है कमियां, उसमें हो सकती हैं। उसके बाद सरसंघ चालक होते हैं। सरसंघ चालक का मतलब हो गया बहुत सामान्य सी बात की, इस व्यवस्था को संचालित करने वाला एक व्यक्ति, उसके नीचे सर कारवाह होते हैं, फिर नीचे तक आते जाते हैं, जिले तक आते हैं, विस्तारक प्रचारक सब लोग होते हैं। तो एक तो वो रिफॉर्म है। तो मतलब आरएसएस में व्यक्ति पूजा नहीं होती है। जो सरसंघ चालक होता है उस टाइम पीरियड तक वो गवर्न करता है, फिर वो चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरे लोग गवर्न करते हैं। बीजेपी का फॉर्मेशन ही वहीं से हुआ है। ठीक है? तो भाई जाहिर सी बात है, जो सत्ता के टॉप आज मोदी मोदी हो रहा है ना, अटल अटल नहीं होता था, अटल अटल भी तो होता था। आज मोदी और शाह हो रहा है, तो तब अटल और आडवाणी, अटल और आडवाणी, ये कोई नई बात तो है नहीं। सेकंड लाइन में भी उनके पास होता था। जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि सेकंड लाइन है तो मुरली मनोहर जोशी थे, अरुण शौरी थे, प्रमोद महाजन थे, यशवंत सिंह थे, यशवंत सिन्हा थे। ठीक है? तब भी होता था। उस समय भी बॉलीवुड से कुछ लोग होते थे भाई। आज धर्मेंद्र हो, धर्मेंद्र के बेटे हो, चाहे हेमा मालिनी हो, तो उस समय भी वहां से लोग होते थे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग होते थे। आज भी इस पार्टी में क्रिकेटर हैं, तो उस समय भी कीर्ति आजाद जैसे क्रिकेटर होते थे। ठीक है? तो आप पूरे सराउंडिंग को देखिए। अच्छा, जो प्रदेश की लीडरशिप है वहां पे भाई अटल आडवाणी के समय की ही तो लीडरशिप विकसित हुई है इनकी, चाहे रमन सिंह हो, चाहे चौहान साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये जितने भी लोग हैं वो उसी समय के। अब दूसरी चीज कि जैसे अगर मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी में आपको पता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा या स्वयं बनेंगे। ठीक है? कांग्रेस से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपको पता है कि राहुल गांधी बनेंगे। ठीक है? सबको सब कुछ पता है हर पार्टी का। ठीक है ना? आरजेडी में कौन बनेगा, किसमें कौन बनेगा, सबको पता है। लेकिन भाजपा में आपको क्या पता है? ट्रू डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? ट्रू डेमोक्रेसी यही होती है ना? और आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में बनाया गया है, उस व्यक्ति के बारे में कम लोग जानते हैं। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। कहते हैं ना सब कि बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, तो पीएचडी किया हुआ आदमी है। ठीक है? और तलवारबाजी बहुत बढ़िया करता है वो, है ना? बहुत शानदार तलवारबाजी करते हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, पक्का संघी हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इनका नेटिव उत्तर प्रदेश से है। ठीक है? और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर में इनकी ससुराल है। अंबेडकर नगर जो जिला बना है वहां पे इनका घर है। बीटी में मतलब इनके फोर फादर रहते थे वहां पे ये लोग, और फिर ये लोग मध्य प्रदेश में बस गए, वहां पे प्रोफेसर रहे इनके फादर डिग्री कॉलेज में। कहने का एक बहुत सिंपल सा सेंस है कि भाई आप तो अपना करके चले जाएंगे, कहता है ना वैसिया कि मोदी और योगी चले जाएंगे, फिर तुमको बचाने कौन आएगा? योगी मोदी चले जाएंगे तो मोहन आएंगे बचाने, बेटा तुम चिंता मत करो उसकी। ठीक है ना? वो उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 125 साल के आसपास का, 100 साल के आसपास का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इतनी प्लानिंग करके रखेगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम में, आप एक चीज देखिएगा, आप पीडीए की बात करते हैं, आप जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, आप दुनिया भर की बातें करते हैं, आप भागीदारी की बात करिए ना। बताइए ना, कोई बिहार से कोई मोहन यादव बनेगा चीफ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीतती है तो, क्यों 9वीं पास तेजस्वी यादव बनेगा? किस लिए? तो ये हो गया व्यक्तिवाद। वहां पार्टी नहीं महत्वपूर्ण है, विचार नहीं महत्वपूर्ण है, विचारधारा नहीं महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव को हेन किन प्रकार अपने बेटों को बनाना है मुख्यमंत्री, चाहे वो काबिल हैं या नहीं है। इस चीज को समझिएगा सर। आप उनके पार्टी में बहुत काबिल काबिल नेता हैं, उनके भी बिरादरी के हैं, दूसरे भी बिरादरी के हैं। ऐसा नहीं है। कोई पार्टी अगर शासन करती है तो सर उसमें कुछ नेता बहुत अच्छे होते हैं, पार्टी चाहे जैसी भी हो। लेकिन ये भाजपा पे ही संभव है कि शिवराज सिंह चौहान इतनी विक्ट्री, 18 साल का शासन, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कहा गया कि
अब आपकी पारी यहां समाप्त होती है, ठीक है। और जितने अटेल पटेल जितने लोगों को चुनाव लड़ाया गया था, फड़ाया गया था, ये सब चीज इसलिए लड़ाया गया था कि तुम लोग जाओ और यहां से वहां भी जा सकते हो। पार्टी में नेता का मतलब क्या होता है? पार्टी जीते तभी तो आप नेता हैं। पार्टी अगर जीतेगी तभी तो नेता हैं। तो पार्टी को जीतने के लिए जो भी तंत्र जरूरी है वो सारा अपनाना चाहिए। अगर कैलाश विजयवर्गीय का फायदा मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। भाजपा उस पैटर्न पे काम करती है। मुख्यमंत्री हो कोई बात नहीं, जरूरत है तो तुमको उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे। राज्यपाल हो, जरूरत है तो तुमको ले आकर विधायकी का चुनाव भी लड़ा। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। 2022 के चुनाव में कहा गया कि आप चलिए चुनाव लड़िए, बिल्कुल। और वो आकर के चुनाव लड़ी, विधायक बनी, मंत्री बनी। तो भाजपा में ही संभव है सर, और कहीं संभव नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो दूसरा विद्रोह कर देगा ना कि हम इतने बड़ी पोस्ट पे थे, हमको हटा रहे हो। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोगों को हटा दिया, रमन सिंह को हटा दिया, इनको हटा दिया, उनको हटा दिया, सब चीजें ठीक है। ये बात है, वसुंधरा राजे भी हटेंगी। कह ही दी वो बात, कहो तो कह दूं दिल की बात। मेरा जो अगला सवाल है वो सब ये है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर साहू साहब जो हैं उनके बारे में एक प्रोजेक्ट किया गया कि एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन गैंग होते हैं, पास्टर्स एंड ऑल, इसके यानी ट्राइबल वोट बैंक को फोकस करते हुए, यानी बीजेपी मुख्यमंत्री के थ्रू ट्राइबल वोट बैंक को फोकस कर रही है। और यहाँ मिस्टर मोहन यादव जो हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है वो फोकस कर रही है यादव वोट बैंक को। क्या सिर्फ इतने नैरो माइंडेड तरीके से ही इस मामले को देखा जाए, या इससे कुछ आगे हटके भी आपका ओपिनियन है? सर अभिषेक जी, आपसे शुरू करते हैं प्लीज। नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करने का अलग ढंग से प्रयास करता हूं। देखिए, आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए और भारत के लिए दो बड़ी चैलेंज है। एक जय भीम जय मीम, दूसरा हुले लैया। और दोनों काउंटर किस पे कर रहे हैं? आदिवासी पे, शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब पे। लेकिन चैलेंज कहां है? दो अलग अलग वर्ल्ड से, एक वेटिकन से और एक अरब वर्ल्ड से। दूसरा आते हैं जो भारत के अंदर चैलेंज उत्पन्न किया जा रहा है सनातन को विभाजित करने के लिए, वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे नहीं। अब आप देख रहे हैं कि बिहार से जातीय जनगणना के बहाने वो हो जाने के बाद भी ये नेता शांत नहीं, क्योंकि इनको ये चाहिए ही नहीं था। इनको वैमनस्य उत्पन्न करना है। इन्हें अविनाश से, अभिषेक से और हरिमोहन को आपस में लड़ते हुए देखना है। और इनमें से दो किसी कोई तरफ चला जाए, एक मुसलमान इनके साथ है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। सीधे सीधे जैसे कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगर बना लेना है तो किस प्रकार से? तो राजनीति में दो चीजें होती है। पहली बात, आप नैतिकता बदलाव ये सब तब कर पाएंगे जब सत्ता में आएंगे, और सत्ता प्राप्ति के लिए अगर नैतिकता के मोह पास में बंधे रह जाएंगे तो आप आजीवन विपक्ष में रह जाएंगे इस देश में। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। अटल आडवाणी जी ने जो लेगेसी तैयार की, अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का भी तो यह दायित्व है कि जब वो छोड़ के जाएं तो इस पीढ़ी में वो सब हो जो अभी अविनाश भाई कह रहे थे कि योगी कौन, मोदी के बाद कौन? तो भाई विष्णु साहू आ जाएगा। लीजिए, आइए ना, बात कीजिए। वो भी एबीपी से है, घोर संघी है। और आप देखिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 2-3 दिनों से मेरे पास ठीक रिपोर्ट है कि उन्होंने सबसे पहला डंडा जो चलाया है वो अर्बन नक्सल गैंग को घेरने का किया है। तो नैरो यहां सिर्फ मिशनरी तक सीमित नहीं है। उन ट्रेबल्स के अंदर उनके पास बैठ करके उनके अंदर जबरदस्ती क्रांति की जो ज्वाला ठूसने वाले जेएनयू के टाइप के सरीखे प्रोडक्ट होते हैं। हरिमोहन जी, आप उस प्रोफेशन में हैं, आप जानते हैं। तो उनको रोकना आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन वो चला रहा है। इस वजह से पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर को समझता हो। और जैसा अविनाश भाई ने कहा कि देखिए, संघ से पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं मोहन यादव जी। अब मोहन यादव जी का रिलेशन है यूपी में, यूपी से पूर्वांचल लगता है, पूर्वांचल से बिहार लगता है। 2025 में बिहार में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। शायद मैं ये प्रश्न चिल्ला के पूछूं तो यादवों के कान तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब मोहन यादव कहेंगे मंच पे खड़े होकर के पटना में
कि अगर राजद वास्तव में यादवों का भला करना चाहती है और तेजस्वी यादव का नहीं, तो इसी मंच से किसी दूसरे यादव यदुवंशी एक चप्पल ढोने वाले कार्यकर्ता का सीएम पद के लिए नॉमिनेशन कर दे, मैं वोट कर दूंगा। तब आप देखेंगे बवाल। लोग कहते हैं वोट बैंक नहीं टूटता है, वोट बैंक तो फिक्स होता है, कभी नहीं टूटेगा। तो निरहुआ कैसे जीते? यहां पे रामकृपाल यादव पटना में कैसे जीत रहे हैं? टूटता है। नेतृत्व चाहिए, नेता चाहिए, और उनके दिलों में, देखिए जनता के दिल में फाइनली आपको जगह बनानी है। उस जगह में बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज हंसते थे संघ के ऊपर 2003-2004 में, जब मैं बंगाल में जाता था और संघ के लोग कहते थे एक दिन हमार सत्ता चौलबे, एक दिन हमारी सत्ता बंगाल में आएगी, तो लोग कहते थे देखो भाजपा वाले डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यहां लेफ्ट का कैडर है, ममता बनर्जी को कोई पूछता नहीं, और ये कह रहे हैं कि हम एक दिन सरकार में बनाने के करीब पहुंचेंगे, एक दिन हमारा बंगाल में भी वर्चस्व होगा, झंडा मजबूत होगा। 20 साल की जर्नी लगी है, ये लोग नहीं समझते। 20 साल की अथक परिश्रम, न जाने कितने खप गए इस जिसको कहते हैं ना, इस विश्वास में कि एक दिन संघ का झंडा, बीजेपी का झंडा बंगाल में भी बुलंद होगा। कितने खप गए, मैं कह रहा हूं। उनको कोई लाभ नहीं मिला राजनीति का, शून्य। लेकिन उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। ये संघ है, ये बीजेपी है, और आज बंगाल में आप सत्ता के करीब है। आप केरल की बातें सुनिए, लोग कहते हैं ना कि अरे क्या बात कर रहे हो, मुसलमान नहीं सही है, वहां क्या चांस है बीजेपी का। मैं लिख के देता हूं, जैसे अन्नामलाई आज तमिलनाडु को ट्रांसफॉर्म करने में पड़े हुए, अगले 10 साल में तमिलनाडु में, और अगले 20 साल में आप केरल में भी वहां देखेंगे। आप किसी संघी से, बहुत कम लोग जानते हैं संघ के बारे में, आप किसी संघ के जिला प्रचारक से मिलिए और कहिए कि मैं फलाने जिला में रहता हूं, तब उसका अगला प्रश्न होगा फलाने जिला में कहां रहते हो। तो मान लीजिए जैसे उसने कहा कि मैं आरा जिला से हूं, तो बोलेंगे आरा जिला में कहां से, बोलेंगे पीरो से हो, पीरो में कहां से हो, तो बोलेंगे भाई दुर्गा मंदिर मोड़ के पास है, दुर्गा मंदिर मोड़ में किसके पास, तो बोलेंगे कि डॉक्टर निवास के पास। अच्छा तो तुम विष्णु जी के पड़ोसी हो क्या? ऐसे वो बात करता है। इसका मतलब क्या है? वहां से 4-5 संघियों ने सबका डिटेलिंग करके मैसेज भेजा है, भैया एक एक लोग कौन कहां क्या कास्ट बेसिस, कौन रिलीजन कहां है, सबका इंफॉर्मेशन संघ के पास है। और संघ को सिर्फ बीजेपी नहीं देखना है, देश भी देखना है, देश का राष्ट्रीय विमर्श भी सोचना है। 2047 की बात हो रही है, अखंड भारत की बात हो रही है, भारत को विश्वगुरु बनाने की कल्पना हो रही है, तो कैसे करेंगे? एक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप बदलाव होगा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग चौंकिएगा मत, लेकिन राजस्थान में भी बदलाव होगा। मुझे तो लग रहा है कि कोई महिला ही बनने वाली है। महिला का नंबर है अब। हाँ अविनाश जी, मेरे को आपसे जो सवाल करना है अभिषेक भाई का बिल्कुल नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि हम इसे आइडियोलॉजिकल वॉर की तरह देखें, और अगर आइडियोलॉजिकल वॉर या तो दो स्ट्रीम्स ऑफ कल्चर्स की फॉर्म में, या फिर एक मल्टी डायमेंशनल जिसमें इंडिया के अंदर भी एक एंटी हिंदू आइडियोलॉजी डेवलप की जा रही है, और जिस तरीके से दूसरी फॉर्मेट्स में अगर हम देखें तो एक इस्लामिक वॉर की फॉर्म में, एक पास्टर्स वगैरह उस फॉर्म में। सर ने एक बिल्कुल बॉटम लाइन बता दिया कि इसे हम सिर्फ नैरो स्ट्रक्चर में नहीं देख सकते, आइडियोलॉजी के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सर आप इसमें क्या आगे मतलब बताएंगे कि किस तरीके की आइडियोलॉजी आगे जा रही है, और 2050 तक किस लेवल का कैडर खड़ा करके आगे बढ़ेगा? सर देखिए सर, कोई देश जो होता है ना, कोई भी देश हो, वो देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं होता, जीता जाता राष्ट्र पुरुष होता है। अब आपको बताते हैं, कोई भी देश, चूंकि आप इतिहास के स्कॉलर हैं, इतिहास में आपकी रुचि, इतिहास पढ़ाते हैं आप, कोई भी देश बनता है तो सिर्फ ये नहीं कोई जमीन का टुकड़ा हुआ, उस देश का कोई नाम आपने रख दिया वो देश हो गया, नहीं। इसीलिए पाकिस्तान आज तक देश नहीं बन पाया। देश बनता है वहां की संस्कृति से, वहां के कल्चर से। जब आपको ये बोला जाता है कि आप कहां से हैं, तो आप कहते हैं कि हम भारत से हैं, चाहे आप अंग्रेजी में उसको इंडियंस कह लीजिए, तो एक आपके इर्द गिर्द एक ओहरा क्रिएट होता है कि हाँ ये क्या फूड लेते होंगे, हाँ ये किस तरीके का रिलीजन फॉलो करते होंगे, या ये क्या खाते होंगे, इनके यहाँ शादियां कैसे होती होंगी, इनके यहाँ पारिवारिक मूल्य कैसे होंगे, उनके यहाँ और सारी चीजें कैसे चलती हैं। एक सिंपल सी चीजें, जैसे आप बोलते हैं कि हम साउथ अफ्रीका से हैं, चाहे आप बोलते हैं हम केनिया से हैं, चाहे आप बोलते हैं कि हम अमेरिका से हैं, चाहे आप बोलते हैं हम ब्रिटेन से हैं,
तो हमारे दिमाग में एक मोटी मोटी लकीर खिंच जाती है उस देश के बारे में। तो कैसे खिंचती है? आप तो एक पर्सन है, क्योंकि वो देश बना है उस ज्योग्राफी में जहां पे उसने एक कल्चर बनाया है, वहां पे एक संस्कृति बनाई है, और उस संस्कृति के हिसाब से ही वो देश ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर वह नहीं बचेगा तो फिर आपकी एक देश के रूप में कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। ठीक है, ऋषि सुनक को क्या कहा जाता है? अभी भी कहा जाता है ना, भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय मूल में जब वो दीपक जलाते हैं अपने घर के सामने, तो क्या कहा जाता है कि ये अपने कल्चर को ट्रेवल करके ब्रिटेन में भी जिंदा रखे हुए हैं। समझिएगा इसको, कहीं किताब में नहीं लिखा है ब्रिटेन के कि नहीं वहां आप डाउनिंग स्ट्रीट पे जाएंगे तो वहां पे आप दीपक जलाएंगे, नहीं लिखा है। लेकिन वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक कल्चर भी ट्रेवल कर रहा है। एक तो चीज इसको बचाना है, तो ये बचेगा कैसे? जब इसके पोषक लोग रहेंगे तो बचेगा, जब इसके पोषक लोग नहीं रहेंगे तो नहीं बचेगा। एक तो ये सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज, क्या बहुत सारा मैं ट्विटर पे और अन्य जगह देख रहा था कि ये यादव को साधने के लिए, इसको साधने के लिए, उसको साधने के लिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों के अलावा पूरे देश भर के यादव भाजपा को वोट देते हैं। मतलब आप राजस्थान का यादव हो, चाहे हरियाणा का यादव हो, चाहे कहीं का यादव हो, चाहे महाराष्ट्र का यादव हो, चाहे गुजरात का ही हो, वही लिखते हैं, सब देते हैं वोट। ठीक है, और 100% तो कोई बिरादरी किसी को वोट नहीं देती, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आप सोचिए कि मोहन यादव, मैंने बताया कि हैं तो उत्तर प्रदेश के, अगर एक तरीके से देखा जाए, रमन सिंह भी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और योगी बाबा उत्तराखंड के। वर्तमान तो स्थिति यही है ना, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से हैं। तो एक ये भी चीज देखिए, ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है इस चीज को कर देने का, कि इस तरीके से इस चीज को कर लिया जाए। दूसरी चीज कि अभी तक तो 10 विधायक इधर गायब, 20 विधायक उधर गायब हो जाता, दूसरी पार्टी में होता तो ठीक है। वर्तमान सीएम हटा दे, अशोक गहलोत को नहीं हटा पाई कांग्रेस, ना चाहते चुनाव हार गई लेकिन नहीं हटा पाई अशोक गहलोत को। आप समझ लीजिएगा इसको। अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में नहीं हटा पाई कांग्रेस, सारा विद्रोह हो गया, उनके नेता मर गए, अजीत जोगी पार्टी छोड़ दिए, अलग पार्टी बना लिए, नहीं हटा पाई। रीजन जानते हैं क्या है? आपके पास अगर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, आपके यहां डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आपके यहां कैडर नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। उमा भारती अलग पार्टी बना ली लेकिन नहीं चल पाई, बड़ी नेता थी भाई। मध्य प्रदेश में भाजपा ने उमा भारती को बनाया मुख्यमंत्री 2003 में, है 8 दिसंबर 2003 से अगस्त 2004 तक वो रही मुख्यमंत्री। उसके बाद आप बाबूलाल गौर बने, उमा भारती की भी बिरादरी है तो वो भी पिछड़े से आती हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े से आते हैं, और मोहन यादव भी पिछड़े से आते हैं। और आप बैठ करके कह रहे हो कि हम सर्वे कराएंगे, तो सर्वे करा दोगे तो क्या मध्य प्रदेश में 1 करोड़ पिछड़े मुख्यमंत्री हो जाएंगे? मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना। सर्वे में अगर ये रिकॉर्ड आ गया कि भाई मध्य प्रदेश में 50% पिछड़े हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की 50% पॉपुलेशन को आप मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं बनाएंगे ना, बनेगा तो एक ही। तो बीजेपी तो बना रही है। अब कांग्रेस इसको बताए कि मध्य प्रदेश में उसने किसने पिछड़ों को बनाया, और यही नहीं, एक शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है, देखिए पार्टिसिपेशन कैसे होगा? आप सबको तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, जहां स्कोप है वहां उसको रखेंगे, मंत्री बनाएंगे, चीजें करेंगे। अगर यही पॉलिटिक्स चल रही है जहां से आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिरादरी में, तो हम दे रहे हैं। और मोदी तो खुद पिछड़ा है ना, राहुल गांधी तो पिछड़े नहीं है। बताइए, लोग ब्राह्मण केजरीवाल और राहुल गांधी मोदी के पैरेलल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन 2 लोग लालायित हैं देश में? अच्छा, कांग्रेस कभी अपने आप को ब्राह्मणवादी पार्टी फिर भी नहीं मानती है, और वामपंथी भी नहीं कहते कि अच्छा कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणवादी है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी बताइए वामपंथी उनको नहीं कहते। यार ये लोग तो यार गद्दार आदमी है यार, बताइए, बहुजन के दुश्मन। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं सर, अब इसके पीछे एक और फिनोमिना समझिए। मोदी पिछड़े से आते हैं, घाची हैं। मोदी के इर्द गिर्द कौन है? तलवार भाजने वाला डिपार्टमेंट एक ठाकुर को दे रखा। मैं एकदम शुद्ध जातिवादी बात बता रहा हूं आज, इसको समझिएगा। जो लोग जाति करते हैं ना दिन भर, उनके लिए खासकर
ठीक है, उनको दे रखा है। फाइनेंस का सबसे अच्छा मैनेजर कोई महिला हो सकती है, ठीक है ना, तो वो उसको दे रखा है कि तुम इसको संभालो, ठीक है ना। एक उधर से ब्राह्मण पकड़ के लाए हैं, कहां से, तमिलनाडु से, कहें तुम विदेश मंत्रालय धनिया बो दो एकदम, अमेरिका से लेकर के यूरोप तक, ठीक है ना। वो कह रहा ठीक है गुरुजी, एकदम धनिया बो देंगे हम, यहाँ छोड़ेंगे किसी को नहीं, ठीक है। राजनाथ सिंह को कहा तुम ये भाला तो बम देखो, ठाकुर आदमी हो, गर्म आदमी हो, ठीक है ना। वो अपना उधर वो देख रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब गडकरी साहब को कह दिया देखो यार तुम रोड शोड बहुत बढ़िया बनाते हो, अनुभव बहुत जबरदस्त आदमी है, ठीक है, तुम उधर वो वाला काम देखो। देखिए वो वाला काम देख रहे हैं, बाकी और सब लोग हैं अपने अपने हिसाब से सारी चीजें देख रहे हैं। तोमर साहब थे अपना कृषि उर्षि मंत्रालय देख रहे थे, उनसे कहा तोमर साहब एक काम करो कि यहाँ अब तुम्हारा काम हो गया केंद्र में, अब हटो, वहां पे भी लीडरशिप बिल्ड करनी है ना, केंद्र में भी तो चाहिए ना। तुम एक काम करो कि विधानसभा में जाओ और तुम वहां अध्यक्ष की कुर्सी संभालो, तुम इधर कहोगे बैठ जाइए आप, हाँ अब आपका नंबर, आप उठिए, रुकिए 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 एंड, ठीक है, ये काम अब आपका हो गया, उधर जाइए थोड़ा अनुभव शेयर करिए आपका। अब दूसरी चीज, मोदी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं, अब एग्जीक्यूटिव में आइए, आईएएस अधिकारियों में आइए, ठीक है, तो डोभाल साहब को रख रखे हैं, ठीक है, वहां पे एक तगड़ा ब्राह्मण चाहिए, तो एक और मिश्रा जी को रख रखे हैं कि तुम पॉलिसी बनाओगे, तो एक और अच्छा चाहिए, ठीक है। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के इर्द गिर्द कौन है, वही जिनके पास खोपड़ी है उनको रख रखे हैं, ठीक। अब दूसरे दौर में देखिए प्रदेश के स्तर पे, ठीक है, प्रदेश के स्तर पे जहां जहां जिस जिस तरीके के नेतृत्व की जरूरत है उस तरीके के नेतृत्व को रख रखा है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो रिपीट हो जाता कोई और व्यक्ति, नहीं हो सकता था रिपीट, असंभव मैं था, हम गारंटी लोग के ने साथ डिस्कस बताता किया। हूं, कोई भी होता तो। और शिवराज सिंह चौहान बहुत फालतू बोलते नहीं है, इसलिए लोग सोचते हैं कि बड़े ढीले हैं, अगर वो ढीले होते तो 18 साल सत्ता नहीं चला पाते। उमा भारती को हटा करके शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता दी गई थी। बाबूलाल गौर 98-99 दिन 3 महीना के आसपास रहे थे वो। तो आप जब हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की और सनातन की बात करोगे तो जितने सनातनी हैं, अगर उनको जाति में तोड़ने की बात दे दो प्रतिनिधित्व ना, है तो संघी से निकला हुआ वो व्यक्ति, बात ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है ना। मैंने बताया ना तलवार बहुत बढ़िया चलाता है, दोनों हाथ से चलाता है वो भी। तो जो लोग उसको ऐसे समझ रहे होंगे ना कि बहुत हो, तो अब देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रकोप इस व्यक्ति का भी देखेंगे। अब वो ठीक है, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाते हैं ना, तो अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चीजें कैसे कैसे चीजें होंगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति कौन है, एक आदिवासी महिला है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा दिया है आदिवासियों ने बिरसा मुंडा जी को, भगवान कहते हैं उनको, आदमी थे लेकिन उन्होंने किया उनके लिए। आदिवासी प्राइड फील करते हैं कि हमारे घर की एक बेटी इस देश के सर्वोच्च पद पे है। आप क्यों नहीं दिए उसको पद, आप क्यों नहीं वहां पर पहुंचाए किसी आदिवासी को। आज आप कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करके अब पता लगाएंगे कि कितना, तो इस देश में जनगणना करके दलितों की और आदिवासियों की जनसंख्या तो पहले से पता है ना। तो बताइए ना कि कांग्रेस ने 60 सालों में जनगणना करके उनके स्थिति में क्या परिवर्तन लाया है। एक आप शौचालय नहीं दे पाए, एक उनको पक्का घर नहीं दे पाए, एक गैस सिलेंडर नहीं दे पाए, एक रोड नहीं दे पाए, आप क्या दिए हैं। आज मोदी जी शौचालय चाहे रोड चाहे चीजें बता रहे हैं, तो इसमें सवर्णों की हिस्सेदारी कितनी है, नगण्य के बराबर है तो एग्जैक्टली उनकी। अब उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि जो दलित बिरादरी है वो भाजपा को वोट नहीं देती है, लोग नाराज रहते हैं, लेकिन यार सबसे ज्यादा घर लैटरिंग उन्हीं का बन रहा है। अरे भाई ये प्लान नहीं है, आप उनको अलग रखेंगे तो हमेशा अलग रहेंगे ना। हर राजनीति वोट के लिए और तुरंत के लिए नहीं होती है। आज नहीं दे रहे हैं उनको, बाद में समझ में आएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद। मायावती ने बहुत वोट लिया, लेकिन बताइए ना कि मायावती ने कितने लाख घर बनवाए उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूं, जिसका वोट जिसका ठप्पा। और एक सवाल और पूछता हूं, गुंडा बनाने, बालू, ठेका, जेसीबी, ट्रक के अलावा उत्तर प्रदेश के यादवों को अखिलेश यादव ने क्या दिया, वो भी गिने चुने लोगों को छोड़ करके। ये उत्तर प्रदेश के यादव बताएं इसको। और यही सेम पैटर्न लालू प्रसाद यादव क्या भी हुआ है। आप बताइए रामकृपाल यादव जैसा आदमी क्यों भाजपा में है,
हैं? और बड़े बड़े नेता कई सारे, वो नेता नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए? और जगदानंद जैसे सवर्ण भी तो हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, वो क्यों है वहां पे? तो ये सब क्या है ना कि गुड़ खाओ गुलगुल्ले से परहेज वाली बात है सब जगह सब, है सब जगह सब, लेकिन एक टैग लगा करके कि इस बिरादरी को मूर्ख बनाए रहो, ये परमानेंट हमको वोट देती रहे। हैं? अब बताइए कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में कितने दलितों को टिकट दिया रिजर्वेशन वाली सीट छोड़ करके? लिस्ट उठाइए, 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रही, मायावती ने क्यों नहीं दिया टिकट दलितों को? आप पार्टिसिपेशन करना चाहती थी ना, दलितों को टिकट देना चाहिए था ना आपको। बीजेपी देती है, देखिए क्या क्या करती है वो। और बीजेपी में, बीजेपी, मैं आपके चैनल पे एक बार कहा था, बीजेपी किसी की बपौती नहीं है, जितना नरेंद्र मोदी के उतना अविनाश की भी है, उतना आपकी भी है, उतना अभिषेक की भी है। जानते हैं क्यों? हो सकता है किसी दिन हमारे यहाँ फोन आए, कहे आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाता है, चलिए वहां टीवी पे बोलिए। अच्छा, आप बहुत काबिल आदमी हैं, आप यहाँ आइए, आपको पीडब्ल्यूडी दे दिया जाता है, चलो संभालो उसको, तुम बढ़िया आदमी हो, अच्छा काम करते हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। और किसी पार्टी में संभव है क्या? वहां तो सब फिक्स है, हमारा बेटवा बनेगा, उसके बाद उसका बेटवा बनेगा, उसके बाद उसका बेटवा बनेगा, बाकी बिरादरी के नाम पे वोट हमको देते रहो। और मैं तो कहूंगा कि अगर पिता हो, पितृ धर्म की बात हो अगर, तो भाई लालू और मुलायम से अच्छा तो पिता मुझको लगता है कि किसी का नहीं रहा होगा। माता सोनिया से अच्छा किसी की मां नहीं होगी। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ, आप गधे हैं, आप जाति के हिसाब से सोचते हैं, आपके माँ बाप अच्छा नहीं सोचते हैं आपके लिए अच्छा सोचते तो आपके लिए सोचते। वो तो लालू प्रसाद यादव की एक कलाकारी है ना कि पूरा यादव समाज उनके बेटे के लिए सोच रहा है। इसको दूसरे पहलू से देखिए, भाजपा इसी नैरेटिव को, इसी नेक्सस को तोड़ना चाहती है, और ये तभी तोड़ेंगे जब आप सबको जोड़ेंगे। मेरा आज का लास्ट, वैसे तो हम टाइम से थोड़े से अप हो चुके हैं, लास्ट एक क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस, जब से सरकार आई, मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, अटल बिहारी सरकार की नहीं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है आइडियोलॉजिकल वॉर, जैसे अभिषेक जी ने कहा, बिल्कुल मैं उनसे 100% सहमत। और जिस तरीके से आपने बताया, इसे अगर मैं 2 पार्ट्स में तोड़ता हूं कि पहले फेज में बीजेपी ने जो परिवारवाद की राजनीति थी उसे चटा दी धूल, बिल्कुल खत्म कर दिया जिसे कहते हैं। अब वो परिवारवाद की राजनीति 1-2 जगह छोड़ दी जाए, जैसे हम तमिलनाडु का देख लेते हैं, छोटे मतलब कुछ स्टेट्स में हार्टलैंड है जहां से जीतने वाला है, वहां तो एक आइडियोलॉजी। लेकिन अब बीजेपी जो लड़ रही है लड़ाई, वो मैकॉले के उस स्टेटमेंट से लड़ रही है। वो मैकॉले पुत्र, हम जैसे, मैं तो कई बार क्लास में भी कहता हूं मैकॉले पुत्र, कि भाई उन्हें ब्लड और कलर वाले इंडियंस जो कि अंग्रेजी बोल रहे थे और वैल्यूज अंग्रेजी थी। अब बीजेपी लगातार उस लड़ाई को लड़ रही है और इस लड़ाई को एक लेवल तक ले जाने की, और यहीं से इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में भारत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस है तो कि नेक्स्ट फेज वॉर है जो एक काडर को पूरे तरीके से भारतीय बनाने के नाम पर आगे बढ़ाएगा, और ये लड़ाई अलग अलग जगह लड़ी जा रही है। सर अभिषेक जी, मैंने अगर थोड़ा क्वेश्चन गलत पूछ लिया हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के विचारों से इतना ज्यादा प्रभावित होता हूं कि मेरे को सवाल ही आपसे पूछने हैं। नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जब आप जनसंघ से चले तो उस वक्त एक नया भारत बना था, बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। तो जनसंघ में एक खास करके पूर्वांचल में उस वक्त गाना बजता था और ये लोग जनसंघ के प्रचारक गाते थे, भैया हो संभल के वोट करिया हो, ई गैया बैला के जोड़ी के हत्यारा हवे सहो। मतलब ये गाय बैल की जोड़ी का जो है, बैल और बच्चे का उनका छाप था कांग्रेस का, उनके हत्यारे। तो पहले आपको कनेक्ट, क्योंकि उस वक्त हर घर में गाय बैल होती थी। लेकिन टाइम बदलता है, समय बदलता है। उसके बाद अटल आडवाणी जी को एहसास होता है कि ग्रास रूट पे बहुत लोगों को इस बात से अंतर नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि आखिरी शख्स तक ये पहुंच सके। और तब तक मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो रही थी। मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम ले लूंगा क्योंकि इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है। आपस में हिंदू जाति के नाम पे लड़ने लगे थे, जातीय संघर्ष होने वाला लगा था, कहीं बथानी टोला, कहीं सेनारी होने लगा था।
ऐसा लगा था कि बिहार में तो हिंदू अब 4-5 सालों में स्वयं लड़के आपस में ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में आडवाणी जी रथ यात्रा निकलते हैं, क्योंकि जाति में उलझा हुआ ये समाज सिर्फ एक नाम पे एक हो सकता था, वो प्रभु श्री राम का। वो रथ यात्रा होती है और पूरा मध्य प्रदेश, भारत, छत्तीसगढ़, मतलब उस वक्त तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एक होने लगता है और 2 सीटों वाली बीजेपी 90 पहुंचती है। पर 90 में भी वो वजन नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी को फिर आगे करती है संघ, क्योंकि वो वैचारिक रूप से क्रांतिकारी आदमी थे। वो कांग्रेस के नेहरूवियन थ्योरी को काउंटर करना शुरू करते हैं। तो चूंकि उस वक्त भी कम्युनिकेशन तो स्लो ही था, तो स्टेप बाय स्टेप होने लगता है और फाइनली पहली बार 1996 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन जाती है। अब इस जर्नी को प्राप्त करने के लिए 56 साल लगते हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मात्र अगले 18 साल में फुल बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और अगले 5 साल बाद दोबारा रिपीट हो जाती है। यानी अब एग्रेशन का दौर है, पिच किया जा चुका है, लोगों का मन बदला जा चुका है, लोगों के मन में कम से कम बीज बोया जा चुका है। अब आपको एग्रेसिव लीडर चाहिए। तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी को हटा दीजिएगा, मोदी जी को मैं साइड कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा का पिच देखिए, उसी लिस्ट में विष्णु साव है। इनका तो पिच आप लोग देख के आने वाले सालों में हैरान होने वाले हैं। दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, अविनाश भाई तो बहुत डीप रूटेड छत्तीसगढ़ के बारे में मुझसे भी कहीं अधिक जानते हैं और उनके काम के बारे में। और आप देखेंगे यही बदलाव आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाला, आप पुष्कर धामी को देखिए, वो योगी जी के ही तर्ज पे वो भी काम कर रहे थे। यही चीज आपको मध्य प्रदेश में भी, शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में थे, लेकिन अग्रेसिव नहीं थे। अब एग्रेसिव लीडर की आवश्यकता थी आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी इधर, अगर आप पिछले 3-4 सालों का देखेंगे तो हर बार रामनवमी पे इन जगहों पे खूब पत्थरबाजी, ये सब सारी चीजें हुई हैं। अब आपको बदलाव दिखाना है, तो जो अविनाश भाई इंकित कर रहे थे वो, तो ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके बाद आपको आएगा वो के जो हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, ये वो टाइम आने में 10-15 साल का और समय है, 2 और जनरेशन खपेगी। उसके बाद जो है इसके अंदर जितने दीमक मारे हैं, दीमक घूम रहे हैं जो भारत को चाट रहे हैं, उनकी सफाई का अभियान शुरू होगा। जी विनाश जी, आपसे सवाल इनसे नेक्स्ट लेवल का कि साहब ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर सर ने बताया, इसका नेक्स्ट लेवल हम साउथ में खासकर जो 4 स्टेट्स हैं नॉन हिंदी वाले, उनमें किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग नजर आ रहा है मुझे। वहां पर ये हिंदुत्व की राजनीति उस लेवल पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां शुरू से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। उसमें चाहे अन्नामलाई साहब का राइज हो गया, लेकिन तेलंगाना में देखें, वाईएसआर रेड्डी वाला आंध्रा के अंदर देखें, कर्नाटका तो चलो खैर अप डाउन चलता रहता है, केरला, इनके बारे में आपके क्या विचार? और खासकर उड़ीसा के अंदर भी एक अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन वहां पर भी वो रिजल्ट्स नहीं है जो होने चाहिए। और झारखंड तो मेरे ख्याल से एक बेल्ट है जो हर्टलैंड के थोड़ा सा साइड में और साउथ में है, वहां पर अभी बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो क्या वहां वो आइडियोलॉजी चल पा रही है? कुछ चेंज की आवश्यकता है सर? आप दक्षिण के जो 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, ये आप मान करके चलिए कि इसको एक तरीके से मैं कहूं तो इनको आप 15-20 साल और झेलिए, ठीक है? 15-20 साल और झेल लीजिए, 15-20 साल बाद ये सब कहीं दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? 20 साल तमिलनाडु की और आंध्रा की, तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है वो ग्लैमर के इर्द गिर्द घूमी, फिल्म इंडस्ट्री ये या किसी आइडियोलॉजिकल ग्लैमर, चाहे वो पेरियार, फिर हिंदी भाषी विरोध, ये सब सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं कि सेधमारी नहीं हुई। तेलंगाना में 7% से 14% पे बीजेपी चली गई, 1 विधायक से 8 विधायक हो गए, ठीक है? बीजेपी या संघ को जल्दी नहीं है सर, क्योंकि जल्दी में आप काम करेंगे ना तो टिकेगा नहीं, है ना? केजरीवाल वाली पार्टी थोड़ी नहीं कि जल्दी में सब विस्तार कर लो, शराब वराब घोटाला वोटाला कर लो अपना, अब फंस जाओ और जेल चले जाओ। नहीं, मेरा टॉपिक है जी। 100 साल से संघ काम कर रहा है तो संघ यहां पहुंचा है।
ठीक, यहां पहुंचा पाया है उसको, हर लेवल पे काम कर रहा है, जल्दी में नहीं। अब जैसे अन्नामलाई का राइज होना एक चैलेंज है, एक थ्रेड है, अभी तक वहां पे ये सब बातें नहीं होती थी, ठीक है, कि पथ संचलन होगा, ये सब सारी चीजें होंगी, ये सब सारी चीजें होंगी। अब बात होने लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने लगा, सनातन को डेंगू मलेरिया बोला जाने लगा, उसको रैप्चर करने की बात की जा रही है, उसको जड़ से उखाड़ने की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि अन्नादुरई और पेरियार की मूर्तियां उठा करके समुद्र में फेंक देंगे, ये भी बात, दोनों बातें हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं थी तो तमिलनाडु में खड़ा होकर के किसी भी पार्टी का नेता यह बोल दे, उसको बोला अन्नामलाई ने। एआईएडीएमके के लोग नाराज हो गए क्योंकि उनके नेता को ही बोला गया, जिनके आइडियोलॉजी पे पार्टी चलती है, तो उन्होंने कहा हम संबंध तोड़ देंगे। बीजेपी ने कहा शौक से तोड़ दीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 11 करोड़ के आसपास या कुछ उससे ऊपर नीचे आदिवासी पॉपुलेशन है पूरे देश में। आरक्षण दे दिया आपने, सब कुछ दे दिया, ये कर दिया हमने तुम्हारे लिए, वो कर दिया तुम्हारे लिए, ऐसे कर दिया तुम्हारे लिए, वैसे कर दिया। क्या बदलाव आया उनके जीवन में? आपने कुछ नहीं किया। एक आइडियोलॉजी आती है मैकाले वाली, वो उनको नक्सली बना देती है, जल जंगल जमीन के नाम पर उनको लड़ा देती है, ये तुम्हारा है, ऐसे लड़ जाओ इसको। वो लड़ने के बाद उनको मिला क्या? कुछ नहीं। और देने वाले कौन थे? तुम ही लोग थे ना। कांग्रेस और वामपंथ में क्या अंतर था? वामपंथ इस देश के इंस्टीट्यूशंस में बैठा था और कांग्रेस इस देश की सत्ता में बैठी थी, तो लड़ा क्यों रहे थे? दिला देते उनको अधिकार, उनको अधिकार मिल जाना चाहिए था ना। लेकिन वो अधिकार मिला एग्जैक्टली आने के बाद मोदी जी की सरकार में, जब उनको घर बनने लगे, उनको चीजें होने लगी, तो बड़े पैमाने पे राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तो इस देश में बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा कि सरेंडर किया किसने? उग्रवाद ने इस देश में, ठीक है ना, नक्सल बेल्ट में सब सारी चीजें। लेकिन अभी भी अर्बन नक्सल जिंदा है, जो उनके दिमाग में कीड़ा डाले रहता है। आप बताइए 2013 में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एक जोगी को छोड़ के छत्तीसगढ़ में मार दी जाती झीरम घाटी कांड में 2013 में। समझिएगा सर इसको, आप क्या कर लेते हैं? वह तो सेंट्रल फोर्सेस के इलाके, सेंट्रल फोर्सेस के नियंत्रण में वो एरिया था, और आपके बड़े बड़े नेता मार दिए जाते हैं। मनमोहन सिंह क्या किए? कुछ किए? कुछ नहीं किए। तो ये है प्रॉब्लम्स कांग्रेस की। उस नेक्सस को ये तोड़ रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो जो 11 करोड़ आदिवासी हैं, वो प्राइड कैसे फील करेंगे? उनके दिमाग में तो भर रखे हो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तो मनुस्मृति आ गई, तो ये आ गया, तो वो आ गया, तो ऐसे हो गया, तो वैसे हो गया। उधर तो कन्वर्जन चल रहा था। तो उनके लिए एक सक्षम व्यक्ति और बताना था, प्रधानमंत्री इस देश का सर्वोच्च पद नहीं होता है, इस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन आइडियोलॉजिकल वार में एक चीज और देखिए, आप भाजपा से गए हुए एक लफंगे टाइप के व्यक्ति को कहे कि अब इसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को क्या लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के संग वंग इस सब में बड़ी गड़बड़ी चल रही है, इसको लड़ा देंगे तो भाजपा वाले वोट दे देंगे इनको, क्योंकि विप जारी नहीं होती है तो कोई डरेगा नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में विप नहीं जारी होता है, तो कहा कि सब मोदी और अमित शाह से ना सब परेशान है, ठीक है ना, तो सब वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, भाजपा वाला ही है ना, ये अंदर की बात सब जानता है, ठीक। लेकिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। फिर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसी झारखंड से हेमंत सोरेन नहीं वोट दे पाए कांग्रेस प्रत्याशी को, उनको देना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गलती से हमने कांग्रेस को समर्थन दे दिया तो खत्म है, एकदम खत्म कर देंगे आदिवासी यहां पे। तो आदिवासी इस देश में पहली बार इतना प्राइड फील कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट देखिए ना, गुजरात में अभूतपूर्व बीजेपी कोट मिला आदिवासियों का। मध्य प्रदेश में उस पेशाब कांड के बाद भी इतनी सीटें आदिवासी बेल्टों में मिली। आप समझिए सर, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड आदिवासी वोट मिला। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बात से मिल गया? गए भाषण दिए मिल गया?
मैं अभी बता रहा हूं, आदिवासी आप क्या सोचते हैं सर, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हरिओम क्या सोचते हैं, अभिषेक क्या सोचते हैं, अविनाश क्या सोचते हैं, इवन मोदी क्या सोचते हैं, इवन अखिलेश या राहुल गांधी क्या सोचते हैं, वामपंथी क्या सोचते हैं, डजंट मीन जिस समाज की बेटी है वो समाज क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण होता है। हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता। और वो समाज अगर नहीं सोचता तो आप मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है आदिवासियों की, लोग कभी जानते नहीं है, बहुत सारे लोग अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी पॉपुलेशन सबसे अधिक रहती है। 47 आदिवासी सीटें हैं वहां पे, समझिएगा सर इसको, 29 बाहुल्य सीटें हैं। और वहां स्थिति देखिए, 29 बाहुल्य सीटों में से 20 जीत जाती है, 47 में से भाजपा 24 जीत जाती है। पिछली बार गायब थी, खोजने से नहीं मिल रही थी। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं ना आप, 27 या 29 छत्तीसगढ़ में भी है अभिषेक भाई ऐसे कुछ, वहां 20 से ऊपर चली जाती है, 29 है, 20 से ऊपर 24-25 जीत गई। नहीं, मुझको लगता है कि 3 ही सीट हारी है केवल, 29 में से 26 सीटें जीत जाती है। 23 या 24 जीती है, मुझे चेक करना पड़ेगा, 23 या 24 जीती है मुझे, मतलब 23 तो था, मैंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप टाइप का मामला है। हाँ। ठीक है। और जब आदिवासी बचते हैं तो उनकी बाप नाम की एक पार्टी है जो ट्राइब पार्टी है, वो जीत जाती है। मध्य प्रदेश में एक बाइक चलाने वाला जीत जाता है। राजस्थान में 3 सीटें लेकर के चली आती है, नई पार्टी है, उसका शॉर्ट फॉर्म बाप है। आप नेतृत्व तो आप बतौलेबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ भाषण। भाइयों एवं बहनों, नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछड़ों का उनका फलाने का हक मार लिए। आप 60 साल क्या धनिया कूट रहे थे, क्यों नहीं ये काम किए? दूसरी चीज, आप नेतृत्व देना है तो आप बताइए ना कि कवासी लकमा को मैं बनाता छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटा करके, आप क्यों नहीं बता पाए? आपका एक बड़ा नेता था ना कवासी लकमा, क्यों नहीं बनाए हो आप उसको? नहीं बनाए आपने उसको, ठीक है ना। आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटा करके मैं वही उसी किसी आदिवासी व्यक्ति को या किसी पिछड़े को बनाता वहां पे। आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं। जिसने चुनाव बीजेपी एक बार जिताया दे रही है। सिंधिया को, वो तो उसको निपटा दिए। जिसने सचिन पायलट ने राजस्थान चुनाव जिताया, उसको गहलोत के चक्कर में निपटा दिए। यार ये लोग तो डिजर्विंग व्यक्ति को दे नहीं पाते। ये दलित और आदिवासी की जब बात, मैं ये नहीं कह रहा वो डिजर्विंग नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये किसी भी दूसरे डिजर्विंग नेता को नहीं बना सकते, क्योंकि उस नेता का उस स्टेट में इतना वर्चस्व होता है कि इनको लगता है हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। तो ये हर स्टेट में कंट्रोल चाहते हैं। कंट्रोल चाहने वाला सीएम जब चाहेंगे तो डिजर्विंग व्यक्ति कहां से आपको मिलेगा? सर पिछले 24 साल से दिग्विजय सिंह को हटा नहीं पाए ये लोग। इतना नुकसान के बाद भी इनकी हैसियत नहीं हो पाई। और 1.5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बना। कमलनाथ ने कह दिया तुम लोग प्रचार करने नहीं आओगे, तो लोग प्रचार करने नहीं जा पाते थे मध्य प्रदेश में। ये स्थिति है। आप राजस्थान की स्थिति बता दीजिए, आप सचिन पायलट को क्यों नहीं बना पाए? तो यह भी तो जो लीडर, जो पॉलिटिक्स करने वाला वो देखता है ना, ये भाई चल भाजपा में चल भाई, देख मोहन यादव बन गया यार, वो उज्जैन का था, उज्जैन दक्षिण से विधायक था यार, उसका तो नाम है कहीं नहीं था, कौनो लिस्टिया पढ़वा नहीं करता था। पूरा मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक कि कोई मोहन यादव नाम का प्राणी है, बना दिया बीजेपी वालों ने यार। अरे यार ये पार्टी ठीक है, इसी का चलो यार, बहुत स्कोप है, कुछ भी बन सकता है। चलिए अब राजस्थान पे थोड़ा समाचार भी सुना जाए, टाइम हो गया है, वहां 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके राजस्थान पे बात करने के लिए फिर हरिमोहन भाई बुलाएंगे। बताइए सर, राजस्थान के बारे में आप बताइए कि आप क्या समाचार सुनाना चाहते हैं, थोड़ी जल्दी, मतलब कि क्या समाचार हो सकता है उसके बारे में संभावनाएं। नहीं, मैं मोदी और शाह को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता भाई, वो किसको बनाएंगे, संघ किस पे मोहर लगाएगा। आप बहुत सारे लोग को पता नहीं है, मोहन यादव पे जब फाइनल मोहर लगी है तो सबसे पहले शिवराज जी से ओपिनियन जब पूछा गया था कि आपका अंतिम ओपिनियन क्या है, आप किसको देखना चाहते हैं, वो गए और उन्होंने मोहन यादव के कंधे पे हाथ रख दिया। लोग को पता ही नहीं है कि फाइनल मोहर जो है ना वो शिवराज सिंह चौहान ने लगाई है। तो भाई राजस्थान में क्या होगा, किसके वजह से फाइनल मोहर लगेगा, क्या होगा, किसको पता है। इसलिए मैं अपने झूठे न्यूज चैनल की तरह ये नहीं कहता फलाना सोर्स ने, ढिमकाना सोर्स ने ये बता दिया। पता नहीं उस कैसे कैसे सोर्स लोग हैं, मोदी के पास कोई सोर्स काम नहीं करता भाई, इसीलिए मीडिया वाले परेशान हैं।
सर सर इसीलिए मुझसे मैंने जब लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है और बीजेपी जिस तरीके से काउंटर नैरेटिव सेट करना चाहती है, जो विपक्ष सेट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें मैंने कहा कि देखिए, एक पिछड़ा, एक दलित, एक महिला, ये इतना तो बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि क्या बनना, कौन बनेगा ये मैं नहीं कर रहा, तो देखिए एक आदिवासी हो गए, एक आदिवासी हो गए, एक पिछड़ा हो गए, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो मिला करके बड़ी आदिवासी बेल्ट, और राजस्थान में भी आपके ठीक ठाक आदिवासी हैं, तो पूरे आदिवासी को आप एक जोड़ करके देखिए, उनको एक नेतृत्व दिया गया कि आपकी पार्टिसिपेशन है सरकार में। पिछड़ों की स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मिलाकर के बड़ी मात्रा में, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। अब सवाल ये है महिला का, ठीक है, और महिला से ये दोनों, मुझको लगता है दोनों साधने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। बाकी बीजेपी भैया किसको बना देगी ये मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल से सोच रहा हूं। अब यहाँ पे महिला एक 33% नेतृत्व चाहिए उसको भी भाई, क्योंकि आप कहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक्चुअली सर मैं राजस्थान के ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही था कि हम एक है ना, मतलब आपने जो बताया कि हाँ महिला हो सकती है, और जैसे आपने भी कहा यही एक कारण था कि मैंने राजस्थान पे ज्यादा से सवाल अभी पूछे नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है, वी कांट प्रेडिक्ट, और बहुत सारी चीजें आसान होती हैं लेकिन कुछ मामलों में, और जैसे अच्छा सर एक लास्ट में, बहुत टाइम हो चुका है, अगर आप परमिशन दें, शिवराज सिंह चौहान ने जैसे मोहन यादव जी के ऊपर नाम रखा, हाथ रखा, इसकी थोड़ी सी पॉलिटिक्स बता सकते हैं, ये खेल क्या था? देखिए शिवराज जी को आपको पता नहीं है, बहुत सारे दर्शकों का आपको पता होगा, बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं, उनको नागपुर का बैकअप है। और नागपुर का बैकअप मतलब चाहता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, वो अचानक से सुषमा स्वराज जी, पर्रिकर जी चले गए, अरुण जेटली चले गए, जो हार्डकोर टॉप मोस्ट पोजीशन पे संघ के लोग। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है अविनाश जी। आप बताइए सर, ये पॉलिटिक्स क्या, आ गए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी आपकी। अच्छा मेरी चल रही थी, वही मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि पता नहीं कहां से चल रही है, हो सकता है फ्लक्चुएट किया हो। तो वहां टॉप मोस्ट जो है ना, वो संघ की जगह ब्यूरोक्रेसी इस वक्त फिलहाल चल रही है, और संघ की टॉप मोस्ट लीडरशिप वहां पे लैग कर रही है। तो शिवराज जी को मैंने कहा ना कि उनका रोड डेड एंड नहीं हो रहा है, वो ऊपर जाने वाला है, और ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। ये ना भूले कि नरेंद्र मोदी भी 74 साल के हो गए हैं। तो लोग माने ना माने, संघ स्वयं मना कर देगा 2029 के बाद, अगर मोदी जी सोच क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कमियां अच्छाइयां आ जाती है, हो जाता है भाई, कुर्सी है कैसे छोड़े, वो संघ कह देता है भैया हो गया आपका, चलिए नेक्स्ट। तब भी शिवराज सिंह चौहान 69 रहेंगे, तो क्या पता योगी जी से आने के पहले, किसी के आने के पहले, क्या पता शिवराज वहां पहुंच जाए। तो योगी जी का नाम मत लेना, मैं यूपी का होने की वजह से तुम यूपी से ले जाकर के किसी को कुछ भी बना दो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, योगी बाबा को यहीं रहने दो भाई, हम लोगों को बहुत जरूरत है। देखो ऐसा है कि एक योगी बाबा है और सबको चाहिए, तो भैया पीएम तो बनना है, मजाक कर रहा है क्या? अच्छा देखो, आप लोगों ने कहा ना, तो हम लोगों ने मोहन यादव एक दे दिया ना, तगड़ा तलवारबाज आदमी है, उसको आप समझिए। ऐसा नहीं होता, बिहार को भी योगी जैसा प्रशासक चाहिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में ही मिल सकता है, मजाक कर रहा है क्या? कल एक मीम्स बनाया था कि वो उनका क्या नाम है छत्तीसगढ़ वाले का पूरा, विष्णुदेव साई, तो विष्णु हो गए, ठीक है, और इनका नाम है मोहन हो गए, तो विष्णु मोहन आ गए। अब इनके स्वागत के लिए एक दिया चाहिए, तो ये भी हो सकता है। दिया आएंगे, छलिया आएंगे, शंकर आएंगे, महादेव आएंगे, पता नहीं, वो तो पता नहीं। और देखो, इसलिए सर देखिए, उत्तर प्रदेश कोई प्रदेश और देश नहीं मैं मानता हूं, ये देश है, एक बड़ा देश है, ठीक है ना, चौथा पांचवा नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और आप समझ ही रहे हैं कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक आप हम लोगों को देश माना करिए एक सर, कि ये यूपी वाला अच्छा ये एक देश है, भारत के अंदर ही एक भारत और है ये, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, तो इसको चलाने के लिए भी एक तगड़ा आदमी चाहिए, और जब ये पूरा संभाल उमल जाए, ठीक है ना, 34-34 तक,
तो योगी बाबा तो अभी यंग है यार, अखिलेश उखिलेश सबसे, राहुल सबसे छोटे हैं, राहुल अभी 55 में मैच्योर हो रहे हैं, तो योगी बाबा को तो कुछ समय दोगे हैं? दे तो रहे भाई, दे तो रहे। बिहार के सर, पास इतना समय नहीं है ना, बंगाल के पास इतना समय नहीं है। आप लास्ट एक सवाल देखो, अब हम लेट हो चुके हैं, मैं मानता हूँ भाई आपको भी मैं समय भी बहुत लेट हो रहा हूँ, आप समझिए। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, तो एक सवाल का सवाल पूछो या ना पूछो साहब। अच्छा एक नहीं पूछ लो भाई। पूछिए। के बारे में बताओ थोड़ा, बिहार की प्रेडिक्शन इस टाइम कहाँ जा रही है, क्योंकि बड़ा गदला सा मामला है। नहीं, बिहार के प्रेडिक्शन देखिए अभी नहीं करेंगे। बिहार का प्रेडिक्शन थोड़ा अभी और माहौल गर्म होने दीजिए, जनवरी फरवरी आने दीजिए, 22 जनवरी आ जाने दीजिए, फिर जब माहौल तगड़ा होगा तब प्रेडिक्शन करेंगे। जब संघ के लोग हर घर में जाएंगे और जो रामलला जी का ये है, उसके बाद प्रसाद हर एक घर में पहुंचेगा, वो प्रसाद पहुंचेगा, बदले में वोट आएगा, वो पूरा एक जब ट्रांसफॉर्मेशन का युग होगा तब सर आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट सर एक बताएंगे। लाइन में बिहार के ऊपर बताऊंगा। देखिए ऐसा है क्या कि राम जी का जो सारा व्यक्तित्व है वो यूपी से जुड़ा हुआ है, और माता सीता का जो व्यक्तित्व है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जी। मिथिला से जुड़ा हुआ है। दो चीजें, एक तो ये समझिए, तो एक बड़ा जुड़ाव है, ठीक है, तो उधर उद्घाटन होना है। उद्घाटन से भी महत्वपूर्ण बिहार में एक चीज है सर, जिसपे लोग बात नहीं करते हैं। अभी देखिए बिहार वाले खाएंगे दही चूड़ा। आज जब बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स होती है सर, बिहार में जैसे छत्तीसगढ़ में मकर भजिया संक्रांति। पार्टी होती है ना, वैसे बिहार में बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का है दही चूड़ा। तो अब दही चूड़ा कौन किधर किधर खाने जाता है, वो उसके बड़ा बाद तय पता करेगा। वो बड़ा तय करेगा बिहार में कि किधर किधर कौन गया दही चूड़ा खाने, मुझे है ना। याद अब है वो मैंने एकदम अविनाश दोनों को चीजें। कहा था, अविनाश को कहा था कि देखो भाई इसी मकर संक्रांति को नीतीश कुमार जो है वो दही चूड़ा खाने पहुंच गए हैं, कुछ पक रहा है, और मात्र हाँ। 5-6 महीने बाद सरकार पक गई। तो ये सारी चीजें होती है, दही चूड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सवाल आपका वैलिड होगा। मकर संक्रांति को गुजरना, मकर रेखा का प्रवेश हो जाने दीजिए, उसके बाद लोगों के ग्रह दशा बदलते हैं। सूर्य के चाल पे बिहार चलता है सर, समझ हाँ गए, चाहे वो छठ पूजा हो चाहे मकर संक्रांति। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, मजा सा आ गया। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब समय की भी अपनी बाध्यता है। तो दोस्तों असलियत में बीजेपी की 2050 की प्लानिंग बॉटम लाइन ये निकल के आई, आइडियोलॉजिकल वॉर है, और इस आइडियोलॉजिकल वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पर लड़ा जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में उसे एक जगह पर समझना और नैरो उसमें कास्ट पॉलिटिक्स तक ही समझना मेरे को नहीं लगता, और जो डिस्कशन आया है वो यही है कि वो ठीक नहीं है, बहुत डीप लेवल और बहुत हाई लेवल वॉर है। तो इसी के साथ आज इस डिस्कशन को यहीं रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को बहुत अच्छे से समय दिया सर। तो आगे के टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय श्री राम। जय श्री राम।